हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी पिछली क्लास के अंदर। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर आपके इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, मतलब आपके जो इसको आप बोलते हो रिपोर्टेड क्लॉज, जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है वो अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में हो तब उसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से हम बनाते हैं। अब उससे पहले एक बात ये समझने वाली है कि हम किस प्रकार से पहचान करेंगे कि भाई ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस पर हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे कि अगर आपके इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तब उसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो आपके दो प्रकार से आते हैं। दो प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं देखिए। जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो दो प्रकार से आते हैं। पहला तो होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। एक प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है इसकी शुरुआत में WH वर्ड आता है। अब WH वर्ड कौन से होते हैं, जैसे हु, हुज, वेयर, व्हाट, वेयर, व्हाई और एक हाउ। हाउ यहाँ पे अपवाद होता है, इसमें W नहीं आता, लेकिन हाउ को हम WH वर्ड के अंदर शामिल करके रखते हैं। ठीक है, इसको WH वर्ड माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये WH वर्ड है। और अगर आपके इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत इनमें से किसी शब्द से हो, इनमें से किसी वर्ड से हो तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य मानते हैं, मतलब वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत में कोई हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, क्या हो, शुरुआत में कोई हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मॉडल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जैसे जिनकी शुरुआत में इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, डू, डिड, डज आदि जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको आप बोलते हैं सहायक क्रिया। अगर कोई सहायक क्रिया या कोई हेल्पिंग वर्ब अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आ जाए, शुरुआत में अगर आ जाए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस मान लीजिए आपके है उसमें क्या बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तब उसको आप इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से चेंज करेंगे और उसमें कौन कौन से चेंज आपको करने होंगे। ठीक है, अब हम वो नियम देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको दो चेंज करने पड़ते हैं, पहले तो बाहर वाले वाक्य में और एक अंदर वाले वाक्य में। कौन कौन से चेंज किस प्रकार से करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, साफ कर दें। अब देखिए, बाहर वाले वाक्य में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। बाहर वाले वाक्य जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज जो होता है बाहर का वाक्य जो होता है इन्वर्टेड कॉमास के, इसमें क्या चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला चेंजेस करते हैं, बाहर वाले वाक्य में सैड या सैड टू दिया गया हो तो उस सैड या सैड टू को हटाकर क्या कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं। कब करते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो। ठीक है, तब हम सैड या सैड टू को हटा करके हम क्या करते हैं, आस्क्ड कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो दो तरह से आ सकता है, एक तो WH वर्ड से शुरू होकर के और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के। अब देखिए, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का वाक्य, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही हो उसकी, तब कनेक्टिव वर्ड के रूप में, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं या फिर
वेदर लगाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई सी भी एक वर्ड आप काम में ले सकते हैं। जबकि अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो, अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो, साधारण वाक्य हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तब हम क्या लगाते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। इसका इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके उसके स्थान पे लगाते हैं दैट। लेकिन अगर अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में हो, तब हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। परंतु स्पेलिंग की सरलता के कारण आपके इफ वाली जो स्पेलिंग होती है इजीली आप लिख सकते हैं। वेदर लिखने में आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, बड़ी स्पेलिंग होती है इसकी, इसलिए इफ का प्रयोग अधिक किया जाता है। वैसे जनरली हम आप जब आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके अधिकतर आपके लिए इफ ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ का प्रयोग करना ज्यादा इजीली रहेगा आपके लिए, समझ में गया? अगर आप चाहे तो वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ का प्रयोग आपके लिए इजीली रहेगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग थोड़ी छोटी होती है। समझ में गया आपको? कुछ कोई दिक्कत है? ये इफ हम कब लगाते हैं? जब आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज। ठीक है, इस तरह से कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, या कैन आ सकता है, शैल आ सकता है, इस तरह से कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, तब हम इफ का प्रयोग करते हैं कनेक्टिव वर्ड के रूप में। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिए, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का वाक्य, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा हो, इससे WH वर्ड से, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, वहन, इस तरह से WH वर्ड से अगर उसकी शुरुआत हो रही हो तो भाई तो वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तब कनेक्टिव वर्ड के रूप में, ठीक है, हो रहा हो तब कनेक्टिव वर्ड के रूप में अलग से कोई वर्ड नहीं लगाते हैं। अलग से किसी भी कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसी भी वर्ड को काम में नहीं लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस दैट लगाते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है तब इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो रही है तो आपको अलग से कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना है, केवल आपको जो WH वर्ड दिया हुआ है वही आपका कनेक्टिव वर्ड के रूप में काम करेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको वहां पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए वैन दिया हुआ है तो वो वैन ऐसे कैसे रह जाएगा। अगर आपको वेयर दिया हुआ है तो वेयर आपका ऐसे कैसे आप कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। आपको अलग से कोई वर्ड नहीं लगाना, मतलब आपको इसका प्रयोग भी नहीं करना, दैट का प्रयोग भी नहीं करना, केवल उसी WH वर्ड को एज इट इज रखना वहां पर और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना। समझ में आया कुछ? ये तो हुए आपके बाहर वाले वाक्य, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर चेंजेस जो होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इतना आपको नोट कर लीजिए आप। अब हम आते हैं, अब देखिए अंदर वाले वाक्य जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, उसमें हम कौन कौन सी चेंजेस करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले वाक्य में प्रोनाउन तथा टेंस संबंधी परिवर्तन करते हुए साधारण वाक्य जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, जो प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है, उसे आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, उसको आप कैसे चेंज करना? सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। दूसरी बात, प्रोनाउन और टेंस आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंस वाले जो नियम मैंने बताए थे पिछली क्लास के अंदर आपको कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। तो इसका भी नियम वही रहता है। प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन केवल चेंज होते हैं, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है, और टेंस के लिए मैं बताया था आपको पिछली क्लास में, चार्ट बताया था मैंने आपको कि टेंस कैसे बदलते हैं। तो प्रोनाउन और टेंस वो आपको पिछली क्लास के अंदर जो मैंने आपको सारणी बताई थी उसी के अनुसार हम चेंज करेंगे और उसको साधारण वाक्यों में बदल देते हैं। इसके लिए हमने एक फार्मूला भी बनाया है। देखिए सूत्र लिख बताया आपको यहाँ पर, सब्जेक्ट बाहर वाले वाक्य का सब्जेक्ट
एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगा। फिर उसमें सैड या सैड टू दिया हुआ हो तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे, हम आस्क्ड कर देंगे, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा सैड या सैड टू को हटा करके। ऑब्जेक्ट अगर दे रखा हो तो वो ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। और फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास हटा देना है। तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद आपको कनेक्टिव वर्ड के रूप में या तो आप इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब अंदर वाले वाक्य में शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो। अगर अंदर वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो हम इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। इफ या वेदर में से कोई सा भी एक वर्ड हम काम में लेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो, ठीक है। वैसे हम जनरली इफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वाला वाक्य मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग मतलब शुरुआत अगर WH वर्ड से है तो कनेक्टिव वर्ड के रूप में वही WH वर्ड ऐसे कैसे रहेगा, न तो इफ आएगा ना ही वेदर आएगा, केवल वही WH वर्ड आप ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। समझ गया। मैं बताया था भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से आ सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के और एक WH वर्ड से शुरू होकर के। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं तो इफ या वेदर में से किसी एक को लगाना है, और अगर WH वर्ड से शुरुआत हो रही है तो वो WH वर्ड जो आपको दिया गया है उसी को हम एडजेक्टिव लिख देंगे यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में। फिर इनका प्रयोग नहीं होगा, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। फिर अंदर वाले वाक्य में पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में ले जाएंगे, ठीक है। वैसे आपके हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच के अंदर डायरेक्ट वाले सेंटेंस के अंदर पहले दी हुई होगी, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब मेन वर्ब जो वर्ब होती है मेन वर्ब वो, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे अगर अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो, ठीक है। अब कैसे चेंज करते हैं वो हम एग्जांपल से समझते। देखिए हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस है आपके, सी सैड टू हरी आर यू ए स्टूडेंट। आपके इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ आर यू ए स्टूडेंट, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको क्या करना है, देखिए बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट शी ऐसे कैसे, अब मैंने आपको बताया था सैड टू, ठीक है। इसके स्थान पर आप क्या करना है, आस्क्ड, हमने लिख दिया यहाँ पे आस्क्ड। अब यहाँ पर हरी एडजेक्टिव जैसे कैसे, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए कनेक्टिव वर्ड के रूप में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, मैं दिया इफ, ठीक है। अब अंदर वाले सेंटेंस जो कि अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, इसलिए आपके पहले शुरुआत में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। पहले क्या आएगा, आपके सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन कौन से प्रोनाउंस में आ रहे हैं काम में, ठीक है। यहाँ पे यू दिया हुआ है, एक प्रोनाउन है यू, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाने के लिए हम प्रोनाउन किस प्रकार चेंज करते हैं, इस फार्मूले से, संख्या वाले फार्मूले से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। ये फार्मूला बताया था मैंने आपको पिछली क्लास के, याद कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर के बाद दिया हुआ यू, ये एक प्रोनाउन है इसके अंदर। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। अब जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हनी, ठीक है। यहाँ पे ये किसी लड़के का नाम है, ठीक है। अब किसी लड़के के लिए हम कौन सा प्रोनाउन काम में लेते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। तो लड़के के लिए हम ही काम में लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। इसलिए हमें इसके बाद लिख दिया यहाँ पर पहले
ही। ठीक, क्या लिख दिया यहाँ पर? ही। हो गया प्रोनाउन चेंज। यू को चेंज किया हमने हरी के अनुसार। हरी किसी लड़के का नाम है और किसी लड़के के लिए सब्जेक्ट के रूप में हम ही को काम में लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ही। अब यहाँ पे देखिए टेंस भी चेंज करना है, यहाँ पे आर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में तो अब यहाँ पे आर दिया हुआ है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? वाज। ठीक है, आप कहीं साहब आर के स्थान पे तो वर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले सब्जेक्ट बहुवचन था, यू था, इसलिए यू के अनुसार आर आ रहा था। लेकिन अब आपके यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया, इसलिए ही के साथ क्या आएगा? वाज। ठीक है, टेंस तो चेंज हो गया ना, ये टेंस तो चेंज कर दिया हमने, पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज और वर। कौन कौन सी आती है? वाज और वर। ठीक, अब ही के साथ क्या आएगा? वाज आएगा, इसलिए हमने ये लगा दिया वाज। अब एक स्टूडेंट ऐसे के ऐसे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक तो प्रोनाउन देखने हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन दे रखे हैं आपको अंदर वाले वाक्य में। ठीक है, एक तो प्रोनाउन चेंज करने हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो कोई चेंज नहीं करना। इसके अलावा केवल आपको टेंस बदलना। क्या बदलना? टेंस बदलना, और कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है, पहला सेंटेंस समझ में आ गया आपको? ही शी आस्क्ड हरी इफ ही वाज ए स्टूडेंट। इसके बाद हम ये जो क्वेश्चन मार्क साइन है इसको हम हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है? अब देखिए दूसरे पे आते हैं हम। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, राखी सैड टू अतुल। राखी ने अतुल से कहा। अब इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ, कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो मेरे कार्य के अंदर? ठीक है, तो ये आपकी सेंटेंस दिया हुआ, कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ है इसकी शुरुआत हो रही है कैन। ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है कैन। यहाँ पर वैसे तो मॉडल है, लेकिन यहाँ पे इसको हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए राखी ऐसे कैसे एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। अब सैड टू स्थान दिया कर देंगे हम आस्क्ड। तो मैं आस्क्ड कर दिया। अतुल ऐसे कैसे, यहाँ पर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ रहा? कैन आ रहा। क्या आ रहा? कैन। इसलिए इस इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम क्या लगा देंगे? इफ। क्या लगा देंगे? इफ। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रोनाउन अंदर कौन कौन से प्रोनाउन है, पहले उसका देख लीजिए, सर्किल कर लीजिए। एक तो यू, ठीक है, एक है यहाँ पे मी, एक है माई। यहाँ पे तीन प्रोनाउन है जिनको आपको चेंज करना है। ठीक है, अगर हो तो और टेंस भी बदलना साथ में। अब देखिए कैसे चेंज करना है। सबसे पहले देखिए इसके बाद में इफ लगा दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके इफ लगा दिया। ठीक है, अब देखिए कैन के बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यू। ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यू को हम चेंज करेंगे बाहर वाले वाक्य को ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बाहर ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ अतुल। यहाँ पर ये भी क्या, किसी लड़के का नाम है, किसी लड़के का नाम है। ठीक है, अब आपको इस लड़के के नाम से आपको सब्जेक्ट के रूप में कौन सा प्रोनाउन काम में लेना है, तो हम काम में लेंगे ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये यू है वो किस तौर पर आया हुआ? सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। ठीक है, अब इस प्रोनाउन को आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या अतुल दिया हुआ, अतुल किसी लड़के का नाम है। अब अतुल किसी लड़के का नाम है, इसलिए किसी लड़के के लिए सब्जेक्ट के तौर पर हम कौन सा प्रोनाउन काम में लेते हैं, तो आप कहेंगे ही काम में लेते हैं। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो हम शी काम में लेते। ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर। तो यहाँ लिखेंगे हम ही। क्या हो गया? इसके बाद क्या गया? सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे ही आ गया। अब हम टेंस चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर आपके सेंटेंस में कैन का प्रयोग हो रहा हो तो उसको क्या करते हैं? कुड। क्या करते हैं? कुड। तो यहाँ पे कैन का क्या कर देंगे हम? कुड। हो गया टेंस चेंज। पास्ट हो गया इसका, ये प्रेजेंट में था क्या हो गया? पास्ट हो गया। कैन का कुड हो गया। अब मैन वर्ब जो भी आपके ऐसे कैसे, हेल्प तो हेल्प एडजेक्टिव जैसे कैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मी आ रहा है। यहाँ पे मी
आई, माई, मी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। किसमें आते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे मी लिखा हुआ है। अब ये जो मी है ये चेंज होगा बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब देखिए बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ आपको? यहाँ पे किसी लड़की का नाम दिया हुआ, कोई लड़की है राखी। ठीक है, तो इस लड़की के लिए, किसी लड़की के लिए, ठीक है, ये किस तौर पर है? ऑब्जेक्ट के तौर पर। यहाँ पे मैन वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो या तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या कोई संबंध बताने के अर्थ में काम में आया हुआ होता है। तो यहाँ पे मी ये किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के तौर पर है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर बाहर वाले वाक्य में सब यहाँ पर राखी दिया हुआ, लड़की का नाम दिया हुआ है, और लड़की के लिए हम ऑब्जेक्ट के तौर पे कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? तो हम बोलेंगे हर काम में लेते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं ना शी, हर, हर। ठीक है, बोलते हैं। तो इसी तरह से मी के स्थान पर हम कर देंगे हर। ठीक है, अगर यहाँ पे लड़के का नाम होता, राखी के स्थान पर लड़का होता, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर हिम, क्या कहते हैं? हिम, ही, हिज, हिम। और लड़की के लिए शी, हर, हर। ठीक है, इसलिए मी के स्थान पर हम क्या करते हैं? यहाँ पे हर। ये मी के स्थान पे हो गया यहाँ पे हर। ठीक है, और यू के स्थान पे क्या हो गया यहाँ पे? ही। ठीक है, अब देखिए इन ऐसे कैसे। अब माई, ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच की कड़ी है, मतलब रिलेशन बताने वाला वर्ड है माई, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। अब ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? राखी, लड़की का नाम है यहाँ पे। अब लड़की के जो प्रोनाउन होते हैं, लड़की के लिए जो प्रोनाउन हम काम में लेते हैं, शी, हर, हर, उसमें संबंध बताने वाला जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जो प्रोसेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? हर होता है। इसलिए इस माई के स्थान पर क्या कर देंगे? हम हर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी लड़की के लिए, ठीक है, लड़की का नाम दिया हुआ, और लड़की के लिए आपके जो प्रोनाउन हम काम में लेते हैं वो होता है शी, हर, हर। मतलब प्रोसेसिव प्रोनाउन जो होता है बीच वाला वर्ड जो कि रिलेशन बताने का काम करता है, वो वर्ड होता है हर। इसलिए माई को हमने चेंज कर दिया हर के अंदर, और वर्ड इज इट, ऐसे कैसे हो गया? और आपने क्वेश्चन मार्क साइन हटा दिया और इसको सिंपल सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया। समझ आया कुछ? ठीक है, अब देखिए आगे एक और देखते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ डायरेक्ट के अंदर, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। अब इन्वर्टेड कॉमा चालू गया, डू यू हेल्प सीता, क्या आप सीता की मदद करेंगे? ठीक है, अब देख सकते हैं तो इसके अंदर माना आपको ही आस्क्ड मी, यहाँ पे जो सैड टू था इसके स्थान पे आ गया आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य है, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, डू, डिड, डज, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी तो है। ठीक, तो यहाँ पर डू से शुरुआत हो रही है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए हम इस इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके इसके स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे। हमने इफ लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक प्रोनाउन दिया हुआ आपके लिए, तो सबसे पहले इस प्रोनाउन से हम क्या बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में आपके अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको काम में लेंगे। देखिए यू, अब यू कौन सा प्रोनाउन है भाई? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए ये जो यू है ये चेंज होगा इस मी के अनुसार। अब मी वाली लाइन के अंदर जो मी है, इस लाइन के अंदर ये सब्जेक्ट कौन सा होता है? मी वाली लाइन में आई। ठीक है, आई, माई, मी। ठीक है, इनका जो संबंध होता है आई, माई, मी, तब यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ यू। अब यहाँ पे मी वाली लाइन का देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट के तौर पे कौन सा वर्ड हम काम में लेते हैं, तो हम सब्जेक्ट के तौर पे काम में लेते हैं आई। ठीक है, क्या काम लेते हैं? आई। इसलिए हमने यू को चेंज कर दिया आई के अंदर। ठीक है, ये यू की स्थान क्या गया? आई, जो किसके अनुसार चेंज हुआ? बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, इस मी के अनुसार चेंज हुआ, इसलिए यहाँ क्या गया? आई। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा आपके टेंस दिया हुआ?
इसके अंदर तो आप देखेंगे तो यहाँ पे डू डज का प्रयोग किया हुआ है। अब डू डज जो होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डू डज का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं या फिर नकारात्मक वाक्यों में करते हैं, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और उसके भी साधारण वाक्यों में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते हैं, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ पे डू लगा हुआ है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। और आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी आपको अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आई के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आएगी, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है, ठीक है। क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे डू लगा हुआ था क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में था। अब हमने इसको साधारण वाक्य के रूप में चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैंने बताया था आपको कि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है, इसलिए हमने हेल्प के स्थान पे कर दिया यहाँ पे हेल्प, इसकी सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दी। और सीता एजेटिव जैसे कैसे, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, ये कोई नाम वगैरह होता है, ठीक है। इसलिए सीता का सीता। और इस क्वेश्चन मार्क साइन को हटाएंगे, यहाँ क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप लगा देंगे और आपके सिंपल सेंटेंस बन गया ही आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड सीता, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए एक और देखते हैं हम, एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ आपको, शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत हो रही है WH वर्ड से। किससे हो रही है? WH वर्ड से हो रही है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत में WH वर्ड हो तब हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में कोई भी अलग से वर्ड काम में नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है। शी ऐसे कैसे, यहाँ पे जो दिया हुआ सैड टू, इसके स्थान पर हम कर देंगे आस्क्ड मी एजेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या दिया हुआ, पहले WH वर्ड दिया हुआ, क्या दिया हुआ, व्हाट दिया हुआ, व्हाट दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर हम इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड के रूप में जो हम इफ लगा रहे थे अभी तक, यहाँ पर इसका प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत ही WH वर्ड से हो रही है, इसलिए कनेक्टिव वर्ड के रूप में WH वर्ड एजेटिव जैसे कैसे यह लिखा जाएगा। तो व्हाट का व्हाट हमने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, कोई दिक्कत है? ठीक। अब हम आते हैं यहाँ, अब क्या गया यहाँ पे आर, इसके बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, ठीक है। ये कौन सा प्रोनाउन है भाई, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये यू चेंज होगा आपके बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे मी, क्या दिया हुआ, ठीक है। अब ये जो यू है ये सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मेन वर्ब से पहले है। तो मेन वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए हम इसको सब्जेक्ट के तौर पर मान के चले गए। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है, ये चेंज होगा मी के अनुसार। अब भाई मी के रिश्तेदारों में, जो मी के जो रिलेटिव्स है, उसमें सब्जेक्ट के रूप में कौन सा प्रोनाउन आता है, तो आप कहेंगे आई होता है, क्या होता है, आई। इसलिए मी वाली लाइन के अंदर जो सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन हम काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, आई, इसलिए हमने कर दिया यहाँ पे आई, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आर। अब ये जो आर दिया हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे वाज के रूप में, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। और यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या काम लेते हैं, वाज या
वर, ठीक है, वाज वर काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आई के साथ, आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या है यहाँ पे वाज, इसलिए यहाँ पे हमने टेंस चेंज कर दिया, आर के स्थान पर हमने कर दिया यहाँ पर वाज, ठीक है। अब डूइंग ऐसे कैसे क्या कर दिया, और इस क्वेश्चन मार्क साइन को हटा करके हमने फुल स्टॉप लगा दिया और आपके इन्वर्टेड कॉमास भी हमने हटा दिया, ठीक है, समझ आया कुछ। यहाँ पर हमने WH वर्ड को एज इट इज ऐसे वैसे काम में लिया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत हो तब तो आपको इफ का प्रयोग करना है कनेक्टिव वर्ड के रूप में, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करना है। और अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शुरुआत स्टार्टिंग में शुरुआत में WH वर्ड हो, कोई भी WH वर्ड हो, जैसे वैन हो, वेयर हो या हाउ हो, कोई भी WH वर्ड हो, उस WH वर्ड को हम एज इट इज कनेक्टिव वर्ड के रूप में ऐसे कैसे लिख देते हैं और बाकी आगे जो भी आपका सेंटेंस हो उसको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, उसको सिंपल सेंटेंस के रूप में बदल देते हैं, ठीक है। जबकि प्रोनाउन और टेंस आपके पिछली क्लास के अंदर जो मैंने बताया था आपको चेंज करने का तरीका, उसी के अनुसार हम चेंज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ आपको शायद समझ में आ गए होंगे। आप इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।